हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही प्यारा और एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, संख्याएं, नंबर्स, जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं हम उस क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें ये एग्ज़ाम में आता है। तो संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की संख्याएँ होती है, क्या क्या रूप होते हैं इनके। देखिए, संख्याओं को सबसे पहले हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसी का एक दूसरा रूप होता है काल्पनिक संख्याएं। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं जो है, इनमें क्या कुछ डिफरेंस होता है। देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, जिनके बारे में हर रोज़ दैनिक जीवन में भी हम उनको देखते हैं, पढ़ते हैं और हम रिपीट करते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तव में कोई संख्याएं नहीं है, जिनको इमेजिन किया गया है, यानी कि हम इनको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इनसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस वास्तविक संख्याओं से बनते हैं। काल्पनिक संख्याओं को फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होती है। तो देखिए, काल्पनिक संख्याओं के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं हम। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि सर आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? 2 का स्क्वायर सर 4 होता है। ठीक है, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, आप कहेंगे 9 होता है। -2 का स्क्वायर कर दीजिए तो आप कहेंगे 4 होता है। ठीक है, अगर मैं वापस अगर ये बोलूँ कि इस 4 का वर्गमूल कर दीजिए आप, तो आप कहेंगे 2 हो गया। 9 का वर्गमूल 3 हो गया। 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या चीज़ें देखी? जितने भी आपने वर्गमूल किए तो उनका रिजल्ट है जो सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। यानी कि या तो हम स्क्वायर करें तो भी पॉजिटिव, या वर्गमूल करें तो भी पॉजिटिव आ रहा है। और एक और चीज़ आपने इसके साथ में देखी है, वो क्या देखी है कि सर अगर हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो वो चीज़ पॉजिटिव में चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि सर -4 का रूट कर दीजिए, आप कर सकते हैं? इसका नहीं कर सकते। 4 का तो आपने 2 कर दिया, लेकिन जो -1 है जो अंदर, इसका आप वर्गमूल नहीं कर सकते। यानी कि वे संख्याएं जो रूट के अंदर है और उनका आप वर्गमूल नहीं कर सकते, यानी कि माइनस में जो संख्याएं होती है, रूट के अंदर होती है, वे सभी की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है, इस बात को नोट कीजिए। अब मैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में एक दो पॉइंट और आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। इसको एक बार क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए, काल्पनिक संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, रूट वाली भी कौन सी संख्याएं? जो माइनस में है, -1 है, -2 है, माइनस में कुछ भी हो। और दूसरी चीज़ एक होती है हमारे पास ओइटा। ओइटा, ओइटा का मतलब क्या होता है? ओइटा का मतलब होता है -1 का रूट। ठीक है, अगर आपके सामने ये, अगर आपको ये दिखाई देता है -4 का रूट, और इसको ओइटा में परिवर्तन करना हो तो आप कैसे करेंगे? आपको ये क्या पता है कि 4 का रूट कितना आता? तो अगर इसके अंदर जो -1 जो बच गया, तो इसकी वैल्यू आपको पता कितनी होती है सर? ओइटा के इक्वल होती है। तो आप इसको 2 ओइटा लिख सकते हैं। तो जहाँ पर ओइटा आई लिखा दिखा जाए, तो वहाँ पर वो संख्याएं कौन सी होगी? वो सभी की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होगी। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं होंगी। इसके बाद इतना ही पढ़ना आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में। इसके बाद हम जितना भी पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ वास्तविक संख्याओं के अंदर, वास्तविक संख्याओं के अंदर सबसे पहले आती है सर प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? जिनको हम गिन सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये लास्ट तक चलता जाएगा जहाँ तक चलाना है आपको। ठीक है, ये सभी की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी आप बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। इसके बाद एक आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं,
जितनी भी प्राकृत संख्याएं आपने पढ़ी है उनके आगे 0 आप ऐड कर दीजिए। 0 1 2 3 4, ये हो गया आपका पूर्ण संख्याएं। ठीक है, एक आता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा इंटीजर्स भी बोलते हैं, INTEGERS, इंटीजर्स। आपने सुना है नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है? आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ा, प्राकृत संख्याएं पढ़ा, वो सभी की सभी लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 और ये चलता गया। लेकिन 0 से नीचे अगर मैं बात करता हूँ, 0 से नीचे क्या है? 0 से नीचे सर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये माइनस वाले, और ये भी इस साइड चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जो इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव को हम कैसे देखेंगे? देखिए, जो पॉजिटिव वाले हैं और जो नेगेटिव वाले हैं, अगर इनकी बात करता हूँ तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन, पॉजिटिव यानी कि धन, नेगेटिव यानी कि ऋण। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा धन पूर्णांक कौन सा है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। नेगेटिव ऋण पूर्णांक कौन सा है? नेगेटिव जिसके आगे माइनस लगा है वो सभी की सभी ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। इसके बीच में आपको एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है कि सर 0 है, 0 आपका क्या होगा? तो 0 होगा आपका न्यूट्रल, ना धन और ना ही ऋण, ना धन ना ऋण। यानी कि आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो आप क्या कहेंगे? सर ऐसा पूर्णांक है 0। ठीक है, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो आपने सम संख्याओं के बारे में अक्सर पढ़ा होगा। सम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से भाग हो जाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 2 है, 0 भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 0 भी 2 से भाग। 0 तो एक ऐसा नंबर है, किसी संख्या से आप भाग कर लो, वो 2 से, कहीं 3 से करो, 1 से करो, सभी संख्याओं से भाग हो जाता है। 0 है, 2 है, 4 6 और ये चलता गया। ठीक है, तो वे संख्या जो 2 से भाग हो जाती है वे सभी की सभी क्या है? वे सभी की सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। ठीक है, इससे आगे मैं बात करता हूँ विषम संख्याओं की। देखिए, बात ऐसी है, हो सकता है आपको सारी चीज़ें लगभग इनमें से आती हुई, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आगे आगे इन्हीं के अंदर एक ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी शायद आपको ना आती हो या माइंड से स्किप हो गई हो, जिनका रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं विषम संख्याओं की बात करता हूँ, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से भाग नहीं होती। 2 से भाग नहीं होती, 2 से भाग नहीं होती कौन कौन सी संख्याएं? जैसे 1 2 से भाग नहीं होता, 3 5 7 और ये गई इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ऐसे ही चलती जाएंगी एक एक के गैप के अंदर। ठीक है, तो सम संख्याएं विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा, प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक आपने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद एक नंबर आता है, वो क्या आता है सर? इसके बाद नंबर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं से पहले हम कुछ दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अभाज्य नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो किसी न किसी संख्या से भाग नहीं होती। ठीक है, जो संख्याएं किसी न किसी संख्या से भाग नहीं होती वो सभी की सभी अभाज्य संख्याओं में हम काउंट करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, और वो लिखता हूँ मैं ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 गुणनखंड, इसका मतलब क्या है? देखिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, वो संख्याएं जो एक या अपने आप से भाग होती हैं और किसी संख्या से भाग नहीं होती, वे सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हुए सभी की सभी अभाज्य संख्याएं होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2, ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे। अब हम इनमें देखेंगे कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी नहीं है। अगर आप 1 के फैक्टर देखेंगे
गुणनखंड का मतलब है ये किस किस से भाग होती है। एक किस से भाग होती है, एक एक से होती है, और दूसरा कोई नंबर है जिससे एक भाग हो जाए। आप कहेंगे नहीं सर। अगर मैं दो की बात करता हूँ, दो किस से भाग होती है, दो सर एक से भाग होती है, और दो दो से भी भाग होती है। तीन तीन एक से भाग होती है, तीन से भाग होती है। आपने कहा कि सर दो फैक्टर हैं, दो गुणनखंड इसके अंदर होते हैं। अगर दो गुणनखंड होते हैं तो मैंने यहाँ पे देखा कि दो के पास दो गुणनखंड है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि सर एक के पास तो सर एक ही गुणनखंड है। एक ही गुणनखंड है तो क्या अभाज्य संख्या में एक को काउंट करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसलिए हम करेंगे कि अभाज्य संख्या में एक को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है। क्लियर? एक ना भाज्य है, ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में थोड़ा और पढ़ेंगे हम। एक से लेकर एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। क्लियर है? एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इन चीज़ों का आप नोट कीजिए। इसके आगे मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ। क्या है वो पॉइंट? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या लिखा? एक तो है नहीं, इससे आगे क्या बच गया? दो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, और एक आता है एक सम अभाज्य संख्या, एक सम अभाज्य संख्या। प्यारे दोस्तों, सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो भी दो होगी। सम का मतलब क्या होता है? जो दो से भाग हो जाए। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दो होगी, ठीक है। तो आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं देखेंगे हम। वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से भाग हो जाती हैं, ठीक है। या कह सकते हैं हम मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि जो अपने आप से भाग होती है, एक से भाग होती है, और उसके अलावा भी किसी न किसी संख्या से भाग होती है। वे सभी की सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए हमने लिखा वन किस कैटेगरी में लिखा? वन एक ऐसी कैटेगरी है जो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो देखा, दो अभाज्य है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और एक सम अभाज्य संख्या भी है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम अभाज्य संख्या में एक को नहीं लेंगे, दो को नहीं लेंगे, तीन भी एक क्या है? तीन भी सर अभाज्य संख्या, तीन को भी नहीं लेंगे। आगे हम बात करते हैं चार को। अब चार में देखिए, चार एक से भाग होता है, दो से भाग होता है, और चार अपने आप से भी भाग होता है। कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2, दो से ज़्यादा का मतलब 3 फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे 6 लिखता हूँ मैं। 1 2 3 6। 6 जो है ये किस किस से भाग होती है? आप कहेंगे सर 6 तो एक से भाग होती है, दो से होती है, तीन से होती है, 6 से 4 संख्याओं से। इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। वे सभी की सभी संख्याएं भाज्य संख्याओं में काउंट होगी। इसके अंदर एक चीज़ लिखी जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें 4 होगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं किया जा सकता। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं किया जा सकता। इस बात को आप नोट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा, आप देख सकते हैं। जैसे 4 का पूर्ण रूप से क्या होता है? 2 होता है।
2 तो भाज्य, 4 तो भाज्य है ना, लेकिन ऐसे ही जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए एक है जो एक को अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि एक का पूर्ण रूप से वर्गमूल हो सकता है और एक का वर्गमूल सर एक ही होता है। ठीक है, ये भी एक रीजन है कि एक को अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जिसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इरेशनल जिसको बोला जाता है। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है? पी बाय क्यू के रूप में। पी बाय क्यू का क्या मतलब है, ये देखिए, यानी कि अंश बटे हर हम इसको लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाला होता है हर होता है। जैसे मैं सर यहाँ पे लिखा 1/2, तो आप कहेंगे ये इसका पी है, ये इसका क्यू है, तो ये पी बाय क्यू की फॉर्म बच गई। तो इसको हम लिखेंगे रैशनल। रैशनल का मतलब ही होता है परिमेय संख्याएं। तो पी बाय क्यू क्या क्या होगी, जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1/2 है तो ये संख्याएं क्या होगी, ये संख्याएं रैशनल संख्याएं मानी जाएगी। ठीक है, ओके। जैसे सर मैं यहाँ पे लिखा, अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या इनके नीचे हम एक लिख सकते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक संख्या के नीचे एक हम लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को एक से डिवाइड करेंगे तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जितनी भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, यहाँ तक कि 0 को भी हम ऐड करेंगे तो ये सभी की सभी संख्याएं, चाहे प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी हो, सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंदर काउंट की जाएगी। ठीक है, ये ऑल काउंटिंग नंबर्स, ये सभी की सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? ठीक है, इससे आगे देखिए, इससे आगे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि सर 1.5 मैंने यहाँ पे लिखा 1.5, क्या मैं इसको 15/10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें। तो क्या मैं इसको 5 से कट कर सकता हूँ? 5 × 15, 5 × 10, आप कहेंगे सर 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। ये फॉर्म कौन सी बन गई, पी बाय क्यू बन गई। और पी बाय क्यू हमने क्या पढ़ा है कि सर ये तो परिमेय होती है, बिल्कुल होती है। तो अब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्या ये परिमेय है, यानी कि 3/2 परिमेय है, तो क्या 1/1.5 परिमेय नहीं होगी? क्योंकि इसी का तो ये रूप है, इसी संख्या का तो ये रूप दिया गया है। 1.5 3/2 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ से ये बात निकल के आई, जितनी भी पॉइंट में हो, 1.5 हो, 2.5 हो, 1.3 हो, 5.6 हो, 6.5, जितनी भी पॉइंट्स में नंबर्स होंगे वो सभी की सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी। क्योंकि उनका सॉल्यूशन करने के बाद वो पी बाय क्यू फॉर्म बनाती है, हर हाल में बनाती है। क्लियर है? इसके आगे एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि सर मैंने कहा 1/3 पी बाय क्यू फॉर्म है, कोई डाउट नहीं है, परिमेय संख्या है, कोई डाउट नहीं है। मैं कहता हूँ 1 को 3 से भाग कीजिए। आप करेंगे 1 को 3 से भाग करेंगे, भाग जैसे ही आप करते जाएंगे रिजल्ट में आपको 0.3333 ऐसा देखने को मिलेगा, और ये रिजल्ट कभी खत्म होने वाला नहीं है, ऐसे ही लगातार तक चलता जाएगा। तो 1/3 किसके बराबर होगा, 0.3333 ये चलता जाएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए 3 के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, एक डंडा से जो लगाया जाता है उसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, अब आपने कहा सर ये तो परिमेय है, 1/3 हमने पी बाय क्यू की फॉर्म है, ये परिमेय है, तो ये परिमेय है, तो इसी का तो फॉर्म ये है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये दोनों की दोनों क्या होगी, परिमेय।
तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला, जिस संख्या के ऊपर बार होगा तो वो सभी की सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 494949, चाहे यहाँ पर रुक जाए या फिर चलता जाए, ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसको भी शॉर्ट फॉर्म देने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगाएंगे। बार किसके ऊपर लगेगा, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, सेम नंबर रिपीट होता जाएगा लास्ट तक, वो सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंदर काउंट होगी। इसका सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो 49/99 होगा, और ये भी p/q के रूप में फॉर्म होगी, तो ये भी परिमेय संख्या में काउंट कर ली जाएगी। क्लियर है। अब डाउट ये आता है, सर ये सभी चीज़ ठीक है, परिमेय संख्या होती, तो फिर अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। अपरिमेय संख्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपरिमेय संख्याएं। देखिए, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद भी चलती हैं, जैसे 1 2 5 6 7 या कितना भी लिखो आप, ये चलती जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, बट सेम नंबर रिपीट नहीं करेंगी। डिफरेंस को ध्यान से समझना। इससे ऊपर मैंने बताया था कि सेम नंबर रिपीट होगा, 3333 या फिर 494949 कुछ भी हो। यहाँ पर क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं में पॉइंट के बाद, पॉइंट के आगे एक भी हो सकता है, पॉइंट के आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन बाद वाला नंबर्स जो होगा रिपीटेशन, सेम नंबर रिपीटेशन नहीं होगा। नंबर्स तो होंगे इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगे, यानी कि एक ऐसा नंबर पॉइंट के बाद चलता जाएगा, ना तो कभी ख़त्म होगा। अगर मैं इसके बात करता हूँ कि सर अगर ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता तो ये परिमेय में काउंट हो जाती, लेकिन आगे तक चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो संख्या अपरिमेय में काउंट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सर √2। अगर आपसे ये बात कही जाए कि वर्गमूल 2 की आप वैल्यू निकालिए, तो आप √2 की कन्फर्म वैल्यू नहीं निकाल सकते, पॉइंट में जाएगी और अनंत तक चलती जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ √3, तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। अगर मैं बोलता हूँ 1, तो आप कहेंगे √1 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये परिमेय के अंदर काउंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम ये लिख देंगे कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो सकता और उनके ऊपर वर्गमूल लिखा हुआ है, वे की सभी की संख्याएं परिमेय संख्याओं में काउंट हो जाएगी। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्गमूल 16, तो आप क्या कहेंगे, क्या सर ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या में काउंट होगी, ये अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे स्किप हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। थोड़ी सी देर पहले ऊपर देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी कि पॉइंट वाली चीज़ें जितनी भी है वो क्या है, परिमेय है, क्योंकि उनका सॉल्यूशन करने के बाद p/q फॉर्म बनाती है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.14 या फिर भी लिखता हूँ 22/7, पॉइंट वाली हुई या फिर p/q की फॉर्म में हुई, ये क्या होगी, आप कहेंगे सर परिमेय होती है। ये हमने ऊपर पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है, ये परिमेय होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सर पाई क्या होगी, तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर दी, ये पाई की वैल्यू है, ये भी पाई की वैल्यू है, जब ये परिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी, सॉरी ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। 3.14 22/7 ये परिमेय में आएंगी, लेकिन अगर बात करते हैं पाई की, पाई को हमें किस में माना जाएगा, अपरिमेय में। पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि इसको अपरिमेय मान लिया जाता है? ऐसा इसलिए होता है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 3.14 नहीं है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है 3.14 समथिंग है, और ये चलती जाएगी, और कब तक चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी, और एक सेम नंबर रिपीट नहीं करेगी। तो इसलिए जब हमने यही तो चीज़ पढ़ी है कि जो सेम नंबर रिपीट नहीं होता और अंत तक चलता भी जाता है, तो वो क्या होता है, आप कहेंगे सर वो होता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसलिए हमने इसको पाई को क्या माना, अपरिमेय संख्या माना। ठीक है, जैसे 22/7 है, 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 22/7 इसकी एक
नियर अबाउट वैल्यू है, लगभग में वैल्यू दी गई है, इसलिए पाई को हम एक अपरिमेय संख्या मानेंगे और ये जो 3.14 और 22/7 है ये परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो लेक्चर्स को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे ऐसे प्यारे और अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।